हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी की ईएमआरएस सीरीज में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें और कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने में। तो देखोगे, अगर तुम टीजीटी का सिलेबस फॉर ईएमआरएस, यहाँ पे एक टॉपिक आता है कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जैक्टली एनसीईआरटी क्लास 11th का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे पीजीटी में, तो यहाँ पे भी एक टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो भी इसके अंदर सीखने वाला है वो इस चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है, इसमें भी सिमिलर है। तो क्या आ सकता है इसमें से एल्गोरिदम, या फिर तुमसे सीडो कोड कैसे बनाते हैं ये पूछा जा सकता है, या फ्लो चार्ट के बारे में। तो हम एक बार समझ लेते हैं इसको। और उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये 5 मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं ली है, वो ले सकता है। इसको कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, और ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और सब बताया हुआ है मैंने। जिसको चाहिए वो यहाँ पे जाके पता लगा सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो हम क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझेंगे, और एनसीईआरटी के फिर क्वेश्चंस करेंगे। 18 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, तो ये चैप्टर लंबा होने वाला है, तो हम जो मैं हैंड रिटन लास्ट में करवाता था वो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऑब्वियस हैं। ठीक है, और सीडो कोड रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी होने वाले हैं, तो हम उसी में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ट्रेन टिकट बुक करने का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कौन सी ट्रेन कब खाली होगी, कितना स्टाफ है, कौन कौन से स्टेशन पे उतर जाएगा, वो सीट फिर खाली हो जाएगी। ये सब जो है एक प्रॉब्लम ही तो है, जिसको सॉल्व करा है हमारी इंडिया में इंडियन रेलवेज ने, है ना। तो यही चीज़ बताई गई है कि आज के टाइम पे इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह से सॉल्व करा जाता है। उसके लिए कंप्यूटर्स की हेल्प लगती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो रूटीन ह्यूमन टास्क होते हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ईजी हो जाते हैं। तो कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व वेरियस डे टू डे प्रॉब्लम, और हमारी हेल्प करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं इसके लिए, सॉल्व करने के लिए, और उन सॉल्यूशंस को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। देखो, एक डिज़ाइन करते हैं पहले हम सॉल्यूशन को। मतलब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आई, तुमने उसकी एक एल्गोरिदम लिखी, उसके बाद तुमने एक कोड लिखा जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही था। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गीगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि गीगो की फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, जो करेक्टनेस आउटपुट दैट अ कंप्यूटर गिव्स डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड। तो जो इनपुट दोगे, इनपुट कितना सही है, उसी पे डिपेंड करेगा आउटपुट कितना सही है। ठीक है, तो यही गार्बेज इन गार्बेज आउट, दिमाग में कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। ठीक है, ऐसा है तो नहीं, मगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझोगे तो जिस तरह का करेक्टनेस रहेगी इनपुट में यूजर के द्वारा, वही आउटपुट में करेक्टनेस दिखेगी। तो स्टेप्स क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मान लेते हैं कि तुम एक ड्राइविंग सीख रहे हो, है ना। तो तुम ड्राइविंग कर रहे हो और अचानक से एक कार में से एक आवाज़ आने लगी। तो तुम क्या करोगे, पहले तो पता लगाओ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। वी नीड टू आइडेंटिफाई नॉइज़ कहाँ से आ रही है, और जैसे ही पता लगेगा फिर मैकेनिक को फ़ोन करोगे। मैकेनिक क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को पता लगाएगा, उसका सोर्स दिखेगा, और उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, रिपेयर कर देगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये स्टेप्स ही तो हैं एक तरह से। तुम्हें आवाज़ आई, तुमने मैकेनिक को फ़ोन करा, मैकेनिक ने पता लगाया आवाज़ कहाँ से आ रही है, वहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम माइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप। ये समझ में आता है क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या स्टेप होते हैं, तो इन चारों को तो एक्सप्लेन करना ही है, साथ में डायग्राम बनाना है। ये क्रोम का लोगो जैसा लग रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, पहले एनालाइज द प्रॉब्लम, पहले समझो प्रॉब्लम को। दूसरा, डेवलप एन एल्गोरिदम, फिर हम एल्गोरिदम बनाएंगे। एल्गोरिदम क्या होता है ये सब हम आज ही की वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा आगे रुक जाओ। फिर कोडिंग करेंगे उससे रिलेटेड, फिर टेस्टिंग और डिबगिंग करेंगे कि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए, या क्या हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो व्हेन प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी, वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन, है ना। मगर जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है तो एक मेथोडिकल अप्रोच लगती है, एक मेथड की तरह हमें अप्रोच लगानी होती है राइट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, तो पहले हमें पता लगाना है कि प्रॉब्लम्स क्या, मतलब एक्चुअल में जड़ क्या है इसकी, और उसके बाद उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो एनालाइज करना हमारा पहला स्टेप आ जाता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने से पहले एक बार समझो प्रॉब्लम क्या कह रही है, क्या पता हम गलत सॉल्यूशन निकाल दें। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि इफ वी आर नॉट क्लियर एज वी व्हाट टू बी सॉल्व, वी मे एंड अप डेवलपिंग अ प्रोग्राम विच मे नॉट सॉल्व आवर पर्पस। ऐसा भी हो सकता है, देखने में अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी बताऊंगा तुम्हें। Thus, we need to read and analyze the problem statement carefully in order to list the principal component of the problem, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस प्रॉब्लम की, एंड द कोर फंक्शनैलिटी जो हमारे सॉल्यूशंस के अंदर होनी चाहिए। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, जब तुम आंसर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या हैं प्रॉब्लम के, और हमारी कोर फंक्शनैलिटी सॉल्यूशंस में क्या होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम मिटिगेट या सॉल्व हो जाए। By analyzing a problem, we would be able to figure out what are the input and
दैट आवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट। कौन से इनपुट हमारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने हैं और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, GIGO। अब आते हैं डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज अ सूडो कोड, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? अ सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स विच व्हेन फॉलोड, कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर फॉलो कर दिया जाए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू अकम्प्लिश अ रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है, तो एक हमारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। ये एक रेसिपी की तरह है, ठीक है, नीचे ही आएगा। इट इज एसेंशियल डिवाइस टू डिवाइस अ सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम कोड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। कभी भी तुम अगर कोडिंग करते हो तो डायरेक्टली कोड नहीं लिखते, पहले एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किस तरह से करा जा सकता है। द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे हम आम भाषा में लिखते हैं। वी कैन इमेजिन एल्गोरिदम लाइक वेल रिटन रेसिपी। ठीक है, मैंने बताया ना रेसिपी की तरह। मान लो कि तुम्हें एक डिश बनानी है, केक बनाना है, तो केक को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लगेंगे वो एक एल्गोरिदम में लिखा होता है। ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट विद अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, plan and keep on refining the algorithm until the algorithm is able to capture all the aspect of desired solution। तो हम एक सॉल्यूशन प्लान करते हैं और उसको रिफाइन करते रहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये वाली कैसे होगी, ये कैसे होगी, वो कैसे होगी। ठीक है, तो ऐसे करके प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन रिफाइन होते रहते हैं। फिर आते हैं कोडिंग पार्ट पे। आफ्टर फाइनलाइजिंग एल्गोरिथम, एक बार एल्गोरिथम बन गई, वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू अ फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब हमने तो बना दिया सॉल्यूशन, अब कंप्यूटर को समझाना है। ठीक है, जिससे कि हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाए। डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे पाइथन, फोर्ट्रैन या C++, सी, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द कोडिंग प्रोसीजर, फॉलो एंड डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन। तो डॉक्यूमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे कि हमारे आगे रिविजिट अगर हम करेंगे ये कोड हमने क्यों लिखा था तो हमें डायरेक्टली पता चल जाए। ठीक है, इसको अच्छे से और भी देखेंगे कि क्या कोडिंग में सोर्स कोड क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये सब। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर। बहुत सारे पैरामीटर पे टेस्ट होना चाहिए। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यूजर की रिक्वायरमेंट पहले मीट हो, उसके बाद रिस्पॉन्स जो है टाइम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टिकट बुक कर रहे हैं और टिकट बुक होगी 2 दिन बाद और कल ही जाना है हमें। इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, सभी इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट आना चाहिए। सिंटैक्टिकल एरर को अगर है तो फिर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सिंटेक्स ठीक करके आओ पहले। इन केस द आउटपुट जनरेट इज इनकरेक्ट, देन द प्रोग्राम शुड चेक फॉर लॉजिकल एरर्स। समझना, ठीक है, तुमने सिंटेक्स ही सही नहीं लिखा किसी भी लैंग्वेज का, तब गलती है। अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा तो लॉजिकल एरर हो सकता है। क्या पता तुम्हें सम करने की जगह तुमने मल्टीप्लाई कर दिया हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने बीटेक के टाइम पे, या जिन्होंने BSc कंप्यूटर में करी है, या फिर और भी चीज़ें हैं ना, BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ पढ़ते हैं कि कंपोनेंट टेस्टिंग करी जाती है, यूनिट टेस्टिंग करी जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसके बारे में डिटेल में दे तो नहीं रखा है, मगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये सारी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग्स है। ठीक है, दिस इज टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट ऑल द बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम करे। यूनिट से तुम समझ में आ रहा होगा कि हम एक एक कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, फिर जब सारे कंपोनेंट को मिला दिया जाए तब कैसे काम कर रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सेप्टेंस मतलब सारी जो इनपुट प्रोवाइडेड है वो अच्छे से एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इन सब चीज़ों पे देखा जाता है टेस्ट करते टाइम। एरर एंड इफेक्ट फाउंड इन द टेस्टिंग फेज आर डिबग्ड और रेक्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद बग वगैरह हम रिजॉल्व कर देते हैं सारे, और ऐसे ही करके चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम बेहतर बनता रहता है। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, एक बार बन जाता है, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर, स्टिल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग कैन कम अप, नीड टू बी रिजॉल्व। ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस जरूरी है। दोबारा से बोलता हूँ कि मान लो तुम जो वेबसाइट होती है जहाँ पे तुम फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो, उनकी वेबसाइट में खराबी आ सकती है जब यूज़र एक्चुअल में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूज़र की क्वेरी सॉल्व करना और एडिशनल फीचर लाना, मॉडिफाई करना। मान लो कैप्चा, आजकल कैप्चा लगवा दिया उन्होंने कि जिससे कि कोई अगर रोबोट है या फिर DDoS अटैक करना चाहता है तो उससे डिनाइल ऑफ सर्विस है ना, वो सबसे बचा जा सकता है। अब एल्गोरिदम क्या होती है? इन अवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटी बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और उसमें स्टेप्स लगते हैं। मतलब तुम्हें स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, इसका NCERT में क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और तुम्हें क्लियरिटी देगा। ब्रेकफास्ट बनाना है, राइडिंग बाईसाइकिल, वेयरिंग एक टाई कैसे पहनते हैं उसके भी स्टेप हैं, सॉल्व करना है पजल को। ठीक है, सब में एक स्टेप है। जैसे अगर तुम्हें एक राइडिंग या बाईसाइकिल के लिए स्टेप्स देखने हो तो पहले तो स्टैंड हटाओ उस बाईसाइकिल का, फिर सीट पे बैठो, पेडल मारो। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो कि बैलेंस बना के पेडल मारना है, ब्रेक मारना है जब भी जरूरत हो, और जहाँ पहुँचना है वहाँ रुक जाना। तो ये सब क्या है? स्टेप्स हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल जाते हैं। GCD पता है तुम्हें क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब जैसे अगर 45 और 54 है, ठीक है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, हमें पता है कि इसका GCD 9 आ रहा है, मगर कैसे आ रहा है ये पता लगाते हैं। GCD मतलब क्या होता है? द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ द गिवन नंबर। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कोई लार्जेस्ट नंबर बताओ। देखो, 4 और 5 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, तो ये 3 के पहाड़े में भी दोनों आएंगे, मगर लार्जेस्ट नहीं है ना 3। लार्जेस्ट कौन है? 9 है। तो स्टेप 1 क्या है हमारा? फाइंड द नंबर।
पहले पता लगाओ, डिविजर्स पता लगाओ कि जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 45 हो गया, ये सारे क्या है, 45 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 की टेबल में 45 आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 9 में आता है, 15 में आता है, और 45 खुद की टेबल में तो आता ही है। सिमिलरली 54 का भी ये इन सब की टेबल में आता है, ठीक है। अब पता लगाओ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा 54 है, 45 नहीं, जो दोनों में कॉमन हो। सबसे बड़ा 9 दिख रहा है मेरे को, 3 भी है, 1 भी है, मगर 9 सबसे बड़ा है ना। देन फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन नंबर फ्रॉम द टू लिस्ट, तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ दीज टू इज 9। तो हेंस इट इज क्लियर दैट वी नीड टू फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश द टास्क। तो हमें एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, साइकिल चलाते टाइम भी और जीसीडी निकालते टाइम भी। तो सच अ फाइनाइट सीक्वेंस। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, फाइनाइट लगाना। एल्गोरिथम के बारे में जब भी कोई पूछेगा, फाइनाइट बोलना जरूरी है। ये सीक्वेंस, ये स्टेप्स जो है इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ऑफ अ स्टेप रिक्वायर्ड टू गेट एंड द डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो अभी कोई पूछेगा तो यही बोलना है तुम्हें कि अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, जो आउटपुट चाहिए, इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इट विल लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, और क्या क्या फाइनाइट है? सीक्वेंस फाइनाइट होना चाहिए, टाइम फाइनाइट लगना चाहिए, और करेक्टली फॉलो होना चाहिए। एल्गोरिथम हैज अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड, ठीक है। बिगिनिंग और एंड हमारे पास गिवन है, एंड कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रहते हैं उसमें, ठीक है। अगर तुम्हें मूसाल क्वाजरिमी इनके बारे में नहीं पता है तो इन्हीं की, ये हमारे पर्शियन एस्ट्रोनॉमर थे, जहीं से जहाँ से एल्गोरिथमी करके एक टर्म आया था, जो आज के टाइम पे एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट इन केस। वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होंगे। अ प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू सर्टेन टास्क इज डिजायर। ठीक है, प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्राम लिखता है, कंप्यूटर उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामर को एक रोड मैप बनाना होगा ना, कि क्या प्रोग्राम लिखे वो। एक्चुअली डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या यूजर से इनपुट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो विदाउट अ रोड मैप प्रोग्रामर ने मे नॉट एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शन टू बी रिटर्न। ठीक है, एक बार रोड मैप पता चल गया कि यूजर से 4 इनपुट लेने हैं, इन चारों का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है या कुछ भी करना है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सच अ रोड मैप इज नथिंग बट एल्गोरिथम विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अगर अगर सर्च इंजन में सर्च करना है, एक मैसेज भेजना है, एक वर्ड को फाइंड करना है डॉक्यूमेंट में, सबके लिए एल्गोरिथम की जरूरत है। ये इसलिए बोलता हूँ मैं इन सबको, क्योंकि तुम एग्जाम्पल लिखो पेपर में। ठीक है, तो जब भी कोई पूछेगा कि वाई वी डू वी नीड एन एल्गोरिथम, तो बताना पड़ेगा कि भाई रोड मैप बनाना है। एक प्रोग्राम लिखने से पहले एक रोड मैप होना चाहिए। और वो एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं, कि टैक्सी को बुक करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, या कंप्यूटर गेम्स खेलना, ये सब में एल्गोरिथम्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई गेम भी किसी एल्गोरिथम पे ही चलती है। राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्ट कंसिडर्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। तो कोई भी बोल सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, इज राइटिंग एन एल्गोरिथम। वंस वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक बार एल्गोरिथम मिल गई तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं उसके बाद। अगर एल्गोरिथम करेक्ट है तो कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली एवरी टाइम। ठीक है, एक बार हमारा लॉजिक सेट है, उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम सही चलेगा। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक, द पर्पस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार हमारा क्लियर रहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो इससे इजीली सॉल्यूशन मिलेगा। गुड एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो देखो, ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इनमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिथम। ठीक है, या व्हाई डू वी रिक्वायर्ड एल्गोरिथम, ऐसे करे कुछ। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रिसीजन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रिसीजन। द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टार्टेड और डिफाइंड। स्टेप्स हमारे प्रिसाइजली होने चाहिए। यूनिकनेस, रिजल्ट ऑफ द ईच स्टेप आर यूनिक, यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग स्टेप्स। ठीक है, जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसी के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम तीसरी चौथी चीज़ ले आओ कहीं से और उसको डिफाइन तक ना करो। और यूनिकनेस का मतलब ये भी है कि तुम्हारा हर स्टेप अलग होना चाहिए, सेम सेम नहीं लिख सकते। फाइनाइटनेस, डेफिनेटली एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। मान लो तुम्हारे 500 स्टेप का एल्गोरिथम है, तो 500 तो फाइनाइट ही है ना। तो रुकना चाहिए एल्गोरिथम कभी ना कभी। इनपुट, एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट, आउटपुट प्रोड्यूस सम आउटपुट। एल्गोरिथम कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। एक एल्गोरिथम लिखते टाइम इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या यूजर से इनपुट लेना है, क्या कंप्यूटेशन, क्या प्रोसेसिंग रहेगी कि हमारा आंसर आ जाए, और तीसरा यूजर को किस तरह से हमारा आउटपुट जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरीके होते हैं, सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ये देखो, देर आर 2 कॉमन मेथड, हमने काफ़ी बार बात भी कर चुकी है। इनफैक्ट मैंने लास्ट जो मॉक पेपर करवाया था तुम्हें, वहाँ बताया भी था कि फ्लो चार्ट और सीडो कोड के बेसिस पे। तो ईदर ऑफ दिस मेथड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम व्हाइल कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। अगेन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से किसी भी तरीके से एल्गोरिथम को बता सकते हो, बस शोकेस करें वो लॉजिक को कि किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा रहा है, एक्सक्लूडिंग एनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किस तरह इंप्लीमेंट करना है ये सब लिखना पड़े। इट इज क्लियरली रिवील द फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक पता होना चाहिए कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, स्टेप 1 से स्टेप 2 जाएगा, स्टेप 3 जाएगा। तो पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम।
What is flowchart? Is a visual representation of an algorithm. The flowchart is a diagram made up of boxes, diamond, other shape connected by arrows. ठीक है, अब देखो ये वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल हैं फ्लो चार्ट के अच्छे खासे। ठीक है, तो डायरेक्टली बोल देगा कि राइट एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन ना फ्लो चार्ट वे फॉर एक्स वाई जी चीज़ें के लिए। ठीक है, अभी समझेंगे, हम एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, मगर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि मैच द फॉलोइंग करके आ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे इस शेप को हम क्या कहते हैं, ओवल, सर्कल, स्टार्ट और एंड को डिनोट करता है, ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर। टर्मिनेटर भी कहते हैं। जब भी तुम फ्लो चार्ट बनाओगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में एक गोला बना देना, लास्ट में गोला बनाते ना, बीच में कुछ ना कुछ करना है। ये प्रोसेस डिनोट करता है, यहाँ पे एक्शन सिंबल बताता है। मान लो दो नंबर को ऐड करना है, किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, सब इसके अंदर होगा एक्शन के अंदर। ये डब्बा है डिसीजन वाला है, रोमबस का। ठीक है, काइट जैसा शेप का डिसीजन ब्रांच है, यहाँ पे तुम यस नो ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज लिखोगे। ठीक है, ये है इनपुट आउटपुट के लिए, कुछ भी आउटपुट करवाने, कुछ भी इनपुट लेना है यूजर से, अपना बना दो पैरेललोग्राम, ध्यान रहेगा। और एरो तो कनेक्शन के लिए, ये तो हर बच्चे को याद रहता है। तो मेरा गेस यही है कि या तो सीडो कोड पूछ लेंगे तुमसे, या तुमसे वो फ्लो चार्ट बनाने को बोल देंगे। जैसे राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो बिफोर एक नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या है, ए प्लस ए इंटू ए कर दो, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बिफोर डेवलपिंग एल्गोरिथम लेट अस फाइंड द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। पहले वो बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं तुम्हें, जरूरी नहीं है ये सब लिखना, स्टेप्स लिख सकते हो, क्योंकि अगर सीडो कोड पूछा है तब। तो इनपुट क्या है, नंबर जिसका स्क्वायर चाहिए। प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई करना है उसको उसी से, तभी स्क्वायर आता है। आउटपुट क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर जो आउटपुट आया। ठीक है, एल्गोरिथम में क्या कर सकते हैं, एक नंबर पकड़ो नम नाम से, कंप्यूट कर दो उस नंबर का खुशी के साथ मल्टीप्लिकेशन, और उसको स्टोर कर दो एक स्क्वायर में और प्रिंट कर दो स्क्वायर को। फेयर इनफ। अब देखो इसका बनाते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बोला था स्टार्ट और स्टॉप कर देना, बीच में जो मर्जी हो, यहाँ से इनपुट लोगे, यहाँ से आउटपुट होगे, बीच में ये जो है एक्शन, एक्शन ब्लॉक है हमारा रेक्टेंगल, तो स्क्वायर इक्वल टू नंबर इंटू नंबर। तो फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब देखो लाइट बल्ब का देखते हैं। ये भले ईजी है, ये पूछा भी नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मिसलेनियस है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा एक बल्ब है, ठीक है, अगर वो स्विच ऑन नहीं है तो पहले स्विच ऑन करो, नो लिखा है ना, क्या इस बल्ब, इज द बल्ब स्विच्ड ऑन, नो, तो स्विच ऑन करो। क्या बल्ब ऑन हुआ, हाँ हो गया, चलो काम खत्म। अब बल्ब ही ऑन हो गया तो क्या दिक्कत है। मान लो तुम्हारा बल्ब स्विच ऑन करा है, इस बल्ब ऑन नो नहीं है, तो चलो वो वापस चलते हैं। तो क्या इसका मतलब बल्ब जो है जल गया है क्या, मतलब वैसा जल गया है, खराब हो गया है क्या बल्ब, तो नहीं, बल्ब जला भी नहीं है, स्विच ऑन भी है, तो चलो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते हैं, काम खत्म। अगर बल्ब जल गया है तो बल्ब खराब हो गया है, होता नहीं है कि मान लो तुम्हारे घर में फ्यूज़ नहीं है और इतना अचानक से वोल्ट आया कि बल्ब ही फट गया एक तरह से, है ना, तो रिप्लेस कर दो उस बल्ब को। तो ये तरह की कुछ कंडीशनिंग है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, स्टार्ट और एंड तो है ही, ये जो है येस और नो बता रहा है बुलियन वैल्यूज़ के लिए, है ना, काइट शेप, रोम्बस शेप, इसको काजू बर्फी शेप भी कहते हैं। फ्लो चार्ट हो गया हमारा नॉन फंक्शनल लाइट बल्ब को सॉल्व करने का। स्यूडो कोड समझ लेते हैं, इसको स्यूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, इज एन अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। इट कंसीडर एज अ नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, तो कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, बस प्रोग्रामर की हेल्प हो जाती है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जैसे रेसिपी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, वो कैसे कैसे लिखते हैं, वो एक तरीके से लिखा जाता है। इट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग ओनली एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूटर तो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा ना। तो नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग अ स्यूडो कोड एग्जिस्ट, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो लोग किसी भी स्यूडो कोड लिख देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इनफैक्ट मैं जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, तो लोग कोड को ही स्यूडो कोड में डाल देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है। मगर तुम ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी बता रही है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। द वर्ड स्यूडो मीन्स नॉट रियल, या स्यूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। तो फॉलोइंग आर सम फ्रीक्वेंटली यूज, ये जरूर यूज़ करना पेपर में अगर आता है तो। इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, वाइल, ट्रू, फॉल्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एल्गोरिथम लिखना है, दो नंबर है, और यूजिंग बोथ स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, ठीक है, उनका सम करना है। तो इनपुट लिखा, ये देख रहे हो इनपुट, एनसीईआरटी के तरीके से लिखना कि जब भी ये चीज़ें आती है ना, तो तुम इसको कैपिटल कर देना, और जो नंबर लिखोगे नम वन नम टू, उनको छोटा छोटा बना देना। इनफैक्ट जो आउटपुट भी आएगा ना, उसको डबल कोट में छोटे में लिख देना। जब मैं और एग्जांपल, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं इसके क्वेश्चन, जब हम एक्सरसाइज करेंगे आज, है ना, तो वहाँ पे तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। कंप्यूट करना है रिजल्ट में दोनों का सम, प्रिंट कर दो रिजल्ट, सिंपल। फ्लो चार्ट देखो कैसा आता है। पहले तो मैंने बोला कि ये इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है पैरेललोग्राम, ये आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट करना है रिजल्ट पैरेललोग्राम। स्टार्ट और स्टॉप चलेगा, बीच में आएगा हमारा कंप्यूटेशन, दैट इज द ट्राइंगल। ठीक है, एक्टिविटी ब्लॉक, यहाँ पे क्या है, नम वन प्लस नम टू, भले ही हम सम कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है, धीरे धीरे फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो जाएगा तुम्हें समझने में मुश्किल होगी, इसलिए इजी इजी करके हम समझ रहे हैं। सम ऑफ टू नंबर फेयरली सिंपल, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, क्योंकि इससे टफ आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, पैरामीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर बताना है, तो पहले स्यूडो कोड लिख लेते हैं।
तो इनपुट क्या लेंथ है, इनपुट क्या ब्रेथ है, कंप्यूट कर रहे हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्रिंट कर दिया एरिया को। तुम देख रहे हो किस तरह से हम जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल में लिख रहे हैं और एरिया को अपने नॉर्मल तरीके से ए कैपिटल और फिर आर ई ए, कंप्यूट कर रहे हैं पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, प्रिंट कर दिया पेरीमीटर। सिंपल फ्लो, ये समझ में आया सीडो कोड। अब फ्लो चार्ट देख लो, स्टार्ट और एंड हमारा है, इनपुट में ले रहे हैं लेंथ और ब्रेथ, तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ तुम्हें कि जिससे देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल तो यही है, एरो जहाँ नीचे को जा रहा है, मगर मैं ऐसे तुम्हें ऊपर नीचे करके इसलिए समझा रहा हूँ कि जब तुम पेपर में बनाने जाओ तो इस तरह का दिमाग में ध्यान रहे कि स्टार्ट और एंड जरूर करना है, फिर इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है सेम उसमें पैरेललोग्राम में, और जब भी प्रिंट करने की बात है पैरेललोग्राम, वरना रेक्टेंगल फॉर कंप्यूटेशन। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बेनिफिट क्या है सूडो कोड के? बिफोर राइटिंग कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। सूडो कोड बता देता है कि मोटा मोटा क्या करने वाला है काम प्रोग्राम हमारा, ठीक है, एरिया और पैरामीटर निकालने वाला है। तो बाय राइटिंग द कोड फर्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, प्रोग्रामर को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अब क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और नॉन प्रोग्रामर भी समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है इसमें इस सूडो कोड की हेल्प से। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, इनफैक्ट हमने एक करा भी हुआ था कि फ्लो ऑफ कंट्रोल से देखो जब भी पूछा जाएगा पेपर में व्हाट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड मतलब क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, याद होगा मैंने मॉक पेपर में डिस्कस भी किया हुआ है ये, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा बताना है, उसके बाद सीक्वेंस सिलेक्शन देन कम्स हमारा, और क्या क्या आता है भाइयों, ठीक है, और भी होता है, नीचे देख लेंगे, देख ही लेते हैं, टाइम लगा के। रिपीटिशन, अच्छा इसको छोड़ दिया था हमने, और कुछ है? रिपीटिशन हो गया, सीक्वेंस सिलेक्शन एक डी से कुछ होता था, डिकम्पोजिशन करके, चलो जैसे जैसे जाएंगे देख लेंगे, अगर है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इवेंट एज रिप्रेजेंटेड इन फ्लो चार्ट। जिस तरह से हमारे फ्लो चार्ट में वो एरो लगे हैं कि किसके बाद क्या होगा, वो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल डिफाइन करता है। द इवेंट्स कैन फ्लो इन सीक्वेंस और ऑन ब्रांच बेसिस और ऑन डिसीजन और इवन रिपीट सम पार्ट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसा हो सकता है कि देखो सीक्वेंस फॉलो हो या कोई ब्रांच बनी हो, जैसे अभी तुमने देखा बल्ब फ्यूज है तो नया ले लो, नहीं है तो टेक्नीशियन को फोन फोन करो, है ना, या कोई एक ही चीज़ रिपीट हो बार बार, ऐसा भी हो सकता है, बल्कि ऐसा हुआ है काफ़ी बार, तभी फॉर वाइल चीज़ें आई हैं। तो सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे अभी तुमने ऊपर के एग्जांपल देखे, हम किस तरह एरिया निकाला, किस तरह हमने नंबर का स्क्वायर करा, तो यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सच एल्गोरिथम व्हेन ऑल द स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर आर सेट टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, बस इतना लिख देना, एल्गोरिथम जहाँ पे सारे स्टेप जो है वो एक के बाद एक होते हैं उसको सीक्वेंस में मानते हैं हम। द स्टेटमेंट इन एल्गोरिथम मे नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। क्या मतलब अभी तक तो हमने देखा कि सीक्वेंस में हो रहा है, मगर ज़रूरी नहीं कि सब सीक्वेंस में ही हो। तो समटाइम हमें क्या चाहिए होता है, इधर टू डू सम रूटीन टास्क इन अ रिपीटेड मैनर और बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें वोट देने वाली एज करना है तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ एक के बाद एक नहीं होती, कोई 18 साल से ऊपर का है नहीं, वो वोट कैसे देगा, तो हम एक स्टेप स्किप कर देंगे तो वहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम एक के बाद एक कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर कर रहे हैं, देन ओनली सीक्वेंस इज मैटर। वरना सिलेक्शन देखो, इस मैप को देखो, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तो जो इसमें लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ तुम्हें, येलो पेंटेड हमारा घर है, घर से तुम सुबह सुबह स्कूल गए, ट्रैफिक कम था, पहुँच गए स्कूल, ठीक है, मगर आते वक्त तुम दूसरा रास्ता लेके आ सकते हो ना, तो यहाँ सिलेक्शन मैटर की कि नहीं की? एनसीईआरटी ने बोला है भाई, ये एग्जाम्पल देके पढ़ लेना, ये सब लिखा है उसमें। तो हम सीधा समझ लेते हैं सिलेक्शन का एज ए एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग से। ठीक है, अभी हमने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन देयर एज अ पर्सन विद ईदर बी अलाउड टू वोट और नॉट वोट। तो अगर एज 18 से ज़्यादा है तो पर्सन वोट देगा, नहीं है तो नहीं देगा, तो ये सिलेक्शन ही तो हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, बात कहना वही चाह रहा है, एक लड़का 8 साल का होना चाहिए और साथ में उसको मैथ्स पसंद है, अगर है तो ग्रुप ए में है वरना वो ग्रुप बी में है। तो देखो रवि 8 साल का है और उसको मैथ्स मैथ्स नहीं पसंद, तो भाई ग्रुप बी में नहीं चला गया, मैथ्स तो पसंद होनी चाहिए। प्रीति को देखो 8 साल की भी है, उसको मैथ्स भी पसंद है, तो ग्रुप ए में आ गई। अब इसको मैथ्स तो पसंद है अनीश को, मगर 7 साल का निकला बेचारा, तो ग्रुप बी में आ गया। तुम समझ रहे हो सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है, लोगों को सेलेक्ट करा जा रहा है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। इस एग्जाम्पल में वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन। तो अ प्रोग्राम चेक वन और मोर कंडीशन, ठीक है, प्रोग्राम कुछ कंडीशंस को देखता है और परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अभी हमने सीक्वेंस देखा था ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन ट्रू और फॉल्स ऑफ द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्शन। वही हम देख रहे हैं अभी। तो ये ट्रू फॉल्स का यूज़ करते हैं, या हम राइट रॉन्ग का यूज़ करते हैं, तो ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं। तो होता क्या है कि अगर तुम्हें सिलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो एक कंडीशन है, अगर सही है तो ये करो, नहीं है तो ये करो, ठीक है। तो अगर कंडीशन है, इफ कंडीशन देन स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू और फुलफिल्ड। अगर मान लो ऐसे कि नहीं है तो वो करो, तो अदरवाइज लगाते हैं। अदरवाइज मतलब क्या है, एल्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इफ और एल्स, पढ़ा है हमने, ट्रू या फॉल्स।
तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेप्स टू बी टेकन, अदरवाइज दैट इज एल्स पार्ट स्टेप्स टू बी टेकन। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर नंबर इज ऑड या इवन। एक इवन नंबर की खासियत होती है कि वो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये देखो, सीडो कोड लिखते हैं, प्रिंट एंटर द नंबर। अब देख रहे हो मैं कैसे, मैंने बताया ना तुम्हें, डबल कोड के अंदर इन्होंने अपनी सिंपल भाषा में ई कैपिटल फिर एंटर द नंबर सिंपल इंग्लिश में लिखा, मगर प्रिंट में सब कैपिटल लिखा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हारा पेपर चेक करने वाला है उसको आंसर की जो मिलेगी ना, वो टीचर जो होता है वो आंसर की देख के बच्चों के पेपर चेक करता है, उसके बाद उसके दिमाग में बैठ जाती है वो आंसर की। पता ही होगा क्या क्या पैटर्न रहता है। तो उसमें ऐसा ही लिखा होगा और वो इंप्रेस होगा, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने एग्जैक्ट लिखा है। ठीक है, इनपुट करा नंबर। इफ नंबर मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इज इवन। बताया ना मैंने कि अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मॉड मतलब पता है रिमाइंडर लाता है, इसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड, वरना प्रिंट कर दो नंबर ऑड है। अब ये देखो यहाँ पे डिसीजन वाला बॉक्स आ गया, यहाँ काजू कतली आ गई। तो स्टार्ट और स्टॉप कर देंगे, येस और नो हमारे दो पाथ बन जाएंगे, दोनों ही स्टॉप हो रहे हैं। तो अगर हमने इनपुट जो नंबर एन नम वन लिखा, वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो प्रिंट इवन एल्स ऑड। सही है। एक और देख लेते हैं कि 13 साल से छोटा है तो बच्चा है यार, वो टीनेजर है जब वो 20 और 13 के बीच में है। ध्यान रखना 13 इंक्लूडेड है, 20 वाला नहीं होगा। टीन मतलब 19, 20 तो क्या होगा, इन थोड़ी लगा उसमें, तो टीन बनाना है। और एडल्ट हो जाएगा 20 या 20 से ज़्यादा है। तो क्या प्रोसेस है इसमें? अगर एज हमारी 13 से कम है तो चाइल्ड लगा दो, एल्स इफ, ठीक है, एज हमारी 20 से कम है तो टीनेजर हो गया, एल्स लगा दो एडल्ट, वरना एडल्ट है भाई। देखो एक बार कंडीशन ये वाली स्किप हो गई ना, देखोगे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बोलोगे कि एज अगर मैं 2 साल का हूँ तो दो भी तो 20 से छोटा है तो मैं टीनेजर हो जाऊंगा, नहीं भाई। एक बार में एक कंडीशन ही होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें चेक नहीं होती। तो अगर बच्चा अगर चाइल्ड नहीं आ रहा, चाइल्ड अगर 13 से, ये अगर प्रिंट नहीं हो रहा है ना, यानी लड़का जो है वो 13 या 13 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं लगा तो 13 भी कंसिडर होगा। ठीक है, तो तब जाके ये चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है, वो 20 से ज़्यादा निकला तो एडल्ट कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो इस तरह की कंडीशन है, क्या पता पेपर में ये आ जाए। तो इसमें ऐसे बना देना है फ्लो चार्ट, अगर आता है तो स्टार्ट करना है स्टॉप करना है। एंटर करी एज हमने, मैंने बताया इनपुट और आउटपुट के लिए क्या करना है। तो ये आउटपुट है ये सारे, चाइल्ड टीनेजर एडल्ट। दो हमारे यहाँ पे बने कि अगर 13 से कम है यस तो चाइल्ड, नो तो एज अगर 20 से कम है तो टीनेजर, ज़्यादा है तो एडल्ट। ओके। ड्रैगन और विजार्ड ये बताना है क्या तुम्हें? ड्रैगन विजार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, मगर फिर से रिस्क नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे सुनना। एल्गोरिदम बना रहे हैं अब हम, और सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पत्तों का खेल है। दो टीम है, ड्रैगन और विजार्ड। ठीक है, धीरे धीरे बोलूंगा। इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड और अ क्लब, कार्ड अगर डायमंड है या क्लब है, तो ये नहीं पता तुम्हें क्या होता है, बस कोई भी पत्ते में जो भी चिड़ी विड़ी बनी होती है वो दिमाग में रखना। तो टीम ड्रैगन गेट अ पॉइंट। ठीक है, डायमंड और क्लब है तो, अगर कार्ड में दिल बना हुआ आता है और उस पर कुछ नंबर लिखा होता है, ध्यान देना दिल है मगर नंबर के साथ है। अगर ए लिखा होता है, किंग लिखा होता है, जोकर दिल वाला जोकर, ऐसा कुछ होता है तब नहीं बात बनेगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में मुश्किल है, मगर तुम बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाता है। कि पहले बता रहा हूँ, टीम ड्रैगन कब जीतेगी, अगर हमारा डायमंड और क्लब है। टीम विजार्ड कब जीतेगी, जब हार्ट है और उसमें नंबर भी है। ठीक है, अगर हार्ट है और नंबर नहीं निकला तो भाई ड्रैगन जीत जाएगी। और दूसरे जो भी कार्ड है उसमें विजार्ड जीत रही है, तो टीम विद द हाईएस्ट पॉइंट जो है वो एक्चुअल विनर बनेगी। समझ में आया? नहीं आया दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पे हमें शेप और वैल्यू पे डिपेंड करना है। वैल्यू मतलब नंबर है या नहीं है, शेप मतलब उसका वो हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, क्या है। ये प्रोसेस क्या है, इंक्रीमेंट करते रहो। मान लो कार्ड में जो भी नंबर आ रहा है वो कोई भी ड्रैगन या विजार्ड टीम को इंक्रीमेंट करते रहो, और जो भी जीतेगी वो विनिंग टीम होगी। ठीक है, आउटपुट में दिखा देंगे विनर इज ड्रैगन, विनर इज विजार्ड। अब देखते हैं इसका कैसे स्यूडो कोड बनाना है। ये रहा। इफ, अच्छा अभी ये कंडीशन है, ठीक है, स्यूडो कोड नीचे है, मैं अभी से जान लगा दी थी यहाँ पे। देखो सिंपल सिंपल समझते, दोबारा समझ लेते हैं। अगर शेप जो है डायमंड है या फिर शेप क्लब है तो हमारा ड्रैगन जीतेगा। अगर हमारी शेप हार्ट है और उसके साथ नंबर आ रहा है तो विजार्ड जीतेगा। एल्सिफ, एल्सिफ शेप हार्ट है मगर नंबर नहीं आ रहा है तो फिर ड्रैगन जीत गया। और बाकी कोई भी केस है तो विजार्ड जीत गया। तो हम एक डी पॉइंट बना देते हैं, यानी ड्रैगन वालों को कितने पॉइंट मिले, डब्ल्यू पॉइंट जो है विजार्ड वालों को कितने पॉइंट मिले, और उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो अब हमारा ये एक्चुअल सूडो कोड है। ठीक है, अगर तुम्हारा हमारी किस्मत चमक जाती है तो यही पेपर में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट शेप इनपुट वैल्यू, दो चीज़ें हमने इनपुट करवाई। समझ में आया? ठीक है, सेट करा डी पॉइंट और डब्ल्यू पॉइंट को 0, शुरू में दोनों टीम के स्कोर 0 हैं। इफ शेप अगर डायमंड है और शेप इज क्लब है, देन इंक्रीमेंट डी पॉइंट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पाइथन फॉलो करनी है, इफ के साथ देन थोड़ी लगता है पाइथन में, है ना। तो
समझ में आना चाहिए ये सूडो कोड किस तरह से लिखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। और अगर पेपर में कुछ भी चेंज करके आता है, तुम्हारा तरीका यही होना चाहिए कि शेप अगर डायमंड है, शेप अगर क्लब है, तो डी पॉइंट को यानी हमारे ड्रैगन वालों को एक नंबर दे दो, एल सिर्फ। नहीं तो शेप अगर हार्ट है और वैल्यू में नंबर निकला तो हमारे विजार्ड वालों को एक पॉइंट दे दो। इंक्रीमेंट मतलब एक कदम बढ़ा देना, ठीक है, जीरो से वो एक हो जाएगा अगर ये जीता तो। एल सिर्फ शेप अगर हार्ट है और वैल्यू नंबर नहीं है तो अपने कौन ड्रैगन वाले फिर जीत गए, ड्रैगन वाले जीत गए, है ना। एल्स इंक्रीमेंट कर दो डब्ल्यू पॉइंट को, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हमारे विजार्ड जीत रहा है। लास्ट में क्या एंड इफ करने का मतलब देखना, एंड इफ मतलब होता है कि ये जो इफ एल्स के जो काम चल रहा था ना इतनी देर से, उसको रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है, समझे। इन चीज़ों को खत्म कर दिया जाए, एंड इफ करने का मतलब है इफ एल्स एल इफ ये सब चल रहा है इसको खत्म कर दो। अब ओरिजिनल बात पे आ जाओ। अगर हमारे ड्रैगन के ज़्यादा पॉइंट हैं विजार्ड से तो ड्रैगन टीम इज द विनर, एल्स विजार्ड टीम इज द विनर। तो ध्यान रखना हम एंड इफ कर देते हैं जब हम इफ एल्स ये सब एक साथ लगा देते हैं, उसके बाद एंड इफ कर दो कि इफ की कहानी खत्म। तुम बोलोगे कहानी खत्म तो फिर से क्यों इफ लगाया, क्योंकि ये नया इफ है भाई, ये फाइनल इफ है, ये एल्स इफ वाला नहीं है, ये इफ और एल्स ये दो ही काफ़ी है, ठीक है, वहाँ एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रेपिटेशन आ गया व्हेन, अच्छा, अभी तक तुमने देख लिया ये कैसे सिलेक्शन मतलब इफ एल्स की बात है। रेपिटेशन मतलब फॉर और वाइल, जिनको पता है इन लूप्स के बारे में वो रेपिटेशन समझते हैं, ठीक है। 5 स्टेप चलो, 50 स्टेप चलो, क्लैप, अपना हाथ से ताली बजाओ, 10 स्टेप चलो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ रिपीटेडली 10 बार करनी है, मान लेते हैं कि एक कॉइन टॉस होगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तुम्हें 5 नंबर लेने हैं, तो 5 नंबर, नंबर एक ले लिया, नंबर दूसरा ले लिया, नंबर तीसरा ले लिया, 5 लेना है टोटल, तो ये रिपीटिशन ही तो है। तो बोलोगे भाई पहला नंबर ला के दो, चलो दूसरा नंबर ला के दो। तो इसमें क्या क्या है, तो हम क्या स्टेप करेंगे, सेट काउंट जीरो और सम जीरो। अब तुम समझो करना क्या है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए तो सबका जोड़ पता होना चाहिए। पहले सम कर दो, उसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 नंबर है तो। और काउंट क्यों जरूरी है, काउंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टोटल 5 हो जाएंगे तो उसके बाद रुक जाना है। तो वाइल लूप लगा दिया, जब तक काउंट हमारा 5 से कम है, देख लो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे मत बोलना कि इक्वल टू भी लगाओ। तुम खुद देखो, 0 1 2 3 4 ये टोटल 5 हो गए ना, 0 से 4 तक। इसलिए काउंट स्मॉलर देन 5 है तो रिपीट करो तीसरा और तीसरे से लेके 5वां स्टेप, ये तीनों स्टेप को रिपीट करते रहो। काउंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहो, सम में जोड़ते रहो, नंबर को सम में जोड़ते रहो। नंबर कौन दे रहा है, यूज़र दे रहा है, ठीक है, इनपुट है नंबर, तभी बार बार यूज़र से पूछा जा रहा है भाई 5 नंबर डाल। जैसे उसने 5 नंबर डाल दिया, ये 3 स्टेप हमने 5 बार फॉलो कर दिए, फिर करना है एवरेज, जिसको सम को 5 से डिवाइड करना है, प्रिंट करना है एवरेज को। तो हमने इसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा, स्टार्ट कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं, पहले तो ये बात कंफर्म कर लो। काउंट और सम को जीरो रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर काउंट जो है, पहले तो ये समझ लो कि 5 लोगों का तुम्हारा सम आ जाता है, तो नो अगर आ गया मतलब काउंट की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वो एक्सीड कर रहा है। ऐसे मत समझना कि भाई 5 का बोला है तो यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि काउंट यहाँ जीरो से शुरू हो रहा है, अगर यहाँ 1 से शुरू होता है, 1 से 5 तक टोटल 5 होते हैं ना, 0 से 4 तक 5 होते हैं। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई ठीक है, वरना थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा इसके बारे में, जो मैंने अभी बोला। तो अगर नो है यानी हमारे 5 नंबर इनपुट हो चुके हैं, तो एवरेज निकाल दो, प्रिंट कर दो एवरेज, खत्म। नहीं है तो आ जाओ एक लूप में घुमाते हैं तुम्हें, यही हमारा रिपीटिशन। तो काउंट अगर 5 से छोटा है तो यस आ गया, इनपुट करो नंबर को, ये से नीचे एरो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे एरो जा रहा है। नंबर को हमने इनपुट करा, सम में जोड़ा, सम हमारा जीरो था, जीरो में नंबर जो भी आया जोड़ते गए, काउंट को बढ़ाते गए, फिर से काउंट चेक करते गए, लास्ट में एवरेज प्रिंट कर देगा। तो स्टेटमेंट नीड टू बी रिपीटेड, ठीक है, जिसका हेल्प हम वाइल की हेल्प से करते हैं, जिसका यूज़ हम वाइल की हेल्प से करते हैं। राइट सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट दैट एक्सेप्ट अ नंबर टिल द यूजर एंटर जीरो। अब यहाँ देखो, जब अननोन नंबर होता है, मतलब हमें पता नहीं होता है, जैसे अभी मैंने बता दिया 5 बार रिपीट करना है तो ठीक है, सही है। मगर जब तक मुझे पता ही नहीं है, यूज़र जब तक जीरो ना लिखे, मान लो तुम्हें तुम्हें 800 नंबर को जोड़ना है या कभी तुम्हें 70 नंबर को जोड़ना है, तो तुम क्या करना, तुम 70 नंबर लिखने के बाद लास्ट में जीरो लगा देना, तो मैं बाकियों का सम निकाल दूंगा, बाकियों का एवरेज निकाल दूंगा। अच्छा तरीका ये। मगर ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा जीरो आएगा, तो इसलिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास अननोन नंबर ऑफ रिपीटेशन होती है, हमें पता नहीं होता कितने कितने नंबर को जोड़ने वाला है सामने वाला, ठीक है। तो सेट करा काउंट जीरो सम जीरो, इनपुट करा नंबर, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिपीट स्टेप 4 to 6, 4 से 6 ये 3 स्टेप्स को हम कर रहे हैं जब तक जीरो ना आ जाए। सम को सम करते जा रहे हैं, काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट हमारा होता जा रहा है। जैसे ही किसी बंदे ने जीरो कर दिया, हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे फटाफट। काउंट क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने, एवरेज निकालने के लिए तो पता होना चाहिए, 5 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, जितने भी वो जितनी बार वो इनपुट डाल रहे हैं हम उतने काउंट बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में एवरेज प्रिंट कर देंगे। तो इसका फ्लो चार्ट क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टार्ट कर रहे हैं काउंट जीरो सम जीरो, इनपुट करा नंबर, अगर नम जीरो के बराबर आ गया यानी हमारा यूज़र जो है रोकना चाह रहा है, कह रहा है इसका ही एवरेज निकाल दो, तो सम को काउंट से डिवाइड कर देंगे और एवरेज प्रिंट करके स्टॉप हो जाएंगे।
नहीं तो हम इस लूप में फंसे रहेंगे। इस लूप में क्या हो रहा है कि अगर नंबर जीरो है नहीं है तो हम सम में जोड़ देंगे उस नंबर को, काउंट को हम बढ़ा देंगे एक से कि हाँ चलो पहला नंबर आउट हो गया है, फिर वो दोबारा दूसरा नंबर डालेगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ को जितना भी नंबर मान लो 500 नंबर है तो काउंट को 500 से डिवाइड करवाना है सम को। ठीक है। ठीक है। तो हमें पता नहीं था क्या चल रहा है तो हमने जीरो, जब तक जीरो ना आ जाए हम करते रहेंगे, कंडीशन लगा दी। वेरीफाई करना है एल्गोरिदम को। अब वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है? देखो, तुम जो भी कोड लिखते हो उसका एक ड्राई रन करते हो। ठीक है, यहाँ एक टर्म आता है ड्राई रन, कहाँ आएगा? ये रहा, देखो ड्राई ड्राई रन करके आया। ठीक है, ड्राई रन उसी को कहते हैं कि तुम दो तीन इनपुट डाल के देखो सही हो रहा है तो ठीक है ना। तो वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? सपोज फंक्शनिंग ऑन एन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे बैंक में पैसे जो हैं वो सही से तुम्हारे बैंक में अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे, मगर मगर किसी ने निकलवा लिए, या जितने आने चाहिए थे उसके सिर्फ आधे आए, है ना। तो ये तो सिस्टम में ही खराबी हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर को करेक्ट होना चाहिए, और उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? प्रोग्रामर करेंगे, क्वालिटी एनालिस्ट करेंगे, या जो लोग चेक करेंगे कि जो डिबग करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना। तो अगर एक एग्जांपल के साथ लो, तुम्हें किसी भी एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है, जिसने एपी पढ़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता चले ये होता है? एक तो है कि हम प्रूफ देखें, दूसरा है कि वैल्यू डाल के देख लो। अगर एन की वैल्यू 6 है, 6 × 7/2 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जोड़ने पे भी 21 आ रहा है, यानी ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। वेरीफाई तो करा अभी हमने। तो क्या करा, एक इनपुट लेके वेरीफाई किया। यही सेम काम हमारा होता है कम कोडिंग के काम पे, है ना। तो टू वेरीफाई वी हैव टू टेक डिफरेंट इनपुट एंड गो थ्रू ऑल द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम टू हिट द डिजायर्ड आउटपुट। आउटपुट चाहिए हमें, तो हम ड्राई रन करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप इन द एल्गोरिथम, और फिगर आउट करो कोई मिसिंग डिटेल तो नहीं है, कोई एंड केस छूट गया हो, कभी जीरो से डिवाइड हो गया हो, ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। मान लेते हैं, वेरीफाई करने का ही देख लेते हैं कि एक एल्गोरिथम लिखना है, हमें ए से सी पहुंचना है वाया बी। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। सही है। तो कितना टाइम लगेगा ये देखना है। अब देखना वेरीफाई यहाँ पे नहीं हुआ है, पहले हम देखते हैं वेरीफाई नहीं हुआ है तो इससे क्या होता है। और क्वेश्चन समझो कि मुझको ए से बी जाने में जितने घंटे लगेंगे वो T1 हो गया। T1 घंटे में मैं ए से, मतलब 2 घंटे में ए से बी पहुंच गया, और बी से सी पहुंच गया मैं 2 घंटे में, तो टोटल 4 घंटे लगे। यही हमें निकालना है, कितना टाइम लगा। तो अब देखो हमने क्या करा, प्रिंट वैल्यू ऑफ फॉर T1। ठीक है, T1 की वैल्यू निकाल दी। T1 क्या है, ए से बी जाने का टाइम। तो इनपुट कितना घंटा लगा, कितना मिनट लगा। सही है। प्रिंट वैल्यू ऑफ T2। ठीक है, बी से सी जाने में कितना घंटा लगा, कितना मिनट लगा। अब टोटल घंटा कितना लगा, हम क्या करेंगे, दोनों के घंटे को जोड़ देंगे, दोनों के आवर्स को ऐड कर देंगे। दैट इज 2 + 2 = 4। जितने भी घंटे लगे, 4 घंटे में पहुंच गए। कुछ मिनट भी लगे होंगे, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो साथ में मिनट्स को भी जोड़ देंगे दोनों के। तो आउटपुट हमारा जो आ जाएगा टी टोटल, यानी कितना टाइम लगा, वो है ये, टोटल घंटे कॉमा टोटल मिनट। एग्जाम्पल से समझो कि अगर तुम्हें ए से बी जाने में 5 घंटे 20 मिनट लगे, और बी से सी जाने में 7 घंटे 30 मिनट लगे, तो 5 × 7 = 12, और 20 और 30 हो गया 50। तो यानी 12 घंटे 50 मिनट में तुम्हारी जर्नी कवर हो गई। देखने में सही लग रहा है ना, लुक्स फाइन। मगर वेरीफाई तो हमने करा ही नहीं। क्या हो अगर, देखो, ऐसा हो सकता है कि घंटे का तो चलो समझ में आता है, 7 + 5 = 12, बट वट इफ कि मिनट जो है वो 60 से ऊपर हो जाए तो, है ना। मान लो 4 घंटे 50 मिनट लगे ए से बी जाने में, और बी से सी जाने में 2 घंटे 20 मिनट लगे, तो 50 × 20 हो गया 70 मिनट। 6 घंटे 70 मिनट, बल्कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 7 घंटे 10 मिनट। तुम खुद ही सोचो 70 मिनट क्या होता है, 1 घंटे 10 मिनट, एक इसमें जोड़ दो तो 7 घंटे 10 मिनट हो गया। तो इसका मतलब हमारे कोड में कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हमने क्या करा, एक ड्राई रन करके देखा किसी नंबर के साथ, और हमें पता चला कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। तो क्या गड़बड़ थी असल में, जब भी ये 60 से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल मिनट है उसमें से 60 घटा दो और घंटे में एक जोड़ दो, यही तो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इनपुट ले लिया T1 का, T2 का इनपुट ले लिया। अब क्या करा, टोटल कितने घंटे लगे, टोटल कितने मिनट लगे T1 के, फिर ऐड मिनट ऐड आवर्स, ऐड मिनट ऐड आवर्स। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, M2 के लिए, मतलब तुम्हारे टोटल कितने मिनट लगे, वो अगर 60 से बड़ा आता है तो तुम घंटे में एक जोड़ दो, और मिनट से 60 माइनस कर दो। जैसे 70 आया था, यहाँ देखो, 50 + 20 कितना होता है, 70 होता है। 70 को क्या कर सकते हो, 70 - 60 दैट इज 10, तो 10 मिनट्स हो गया। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, आवर्स में एक भी तो जोड़ना है। तो यहाँ 4 + 2 6 होता है, मगर 6 में एक जोड़ने के हम 7 बना देते हैं। नाउ इट इज करेक्टली वर्किंग। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आता है, मान लो 60 भी होता,
तुम 60 में से 60 हटा के वो 0 मिनट लगा देते, 0 मिनट में हो गया और आगे यहाँ पे एक बढ़ा देते। तो नाउ इट इज़ वर्किंग करेक्टली। तो अगर हम सपोज़ करें एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बिना वेरीफाई करे, तो एरर्स आ सकते हैं। इसलिए वेरिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई एन एल्गोरिथम सिंस द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कैच एंड फिक्स, जिससे कि हमारे कोई भी एरर अगर होगा उसमें कम से कम टाइम लगे। कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक से ज़्यादा अप्रोच हो सकती है एक ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात आती है। तुम देखो, अगर लेट्स से एक प्राइम नंबर का पता लगाना है। नंबर एक प्राइम कब होता है? जब वो खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है ना? 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, 7 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर निकालने के 4 तरीके हैं, मगर कौन-सा सबसे बेटर तरीका है, यही तो पता लगाना है। मतलब तुमसे काम हो जा रहा है मगर वो काम बहुत टाइम में हो रहा है, तो क्या फ़ायदा? या तुमसे काम हो ही नहीं रहा है, ये भी दिक्कत है। या तुमसे काम हो रहा है, मान लेते हैं कि मैं देखो 2 ही चीज़ों पे बात बता रहा हूँ, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझो कि तुम्हें कल शाम को फाइल जमा करनी है और तुम नहीं कर पाए, तुमने टाइम ज़्यादा ले लिया। दूसरा, तुम्हें कल शाम को फाइल जमा करनी है, तुम्हारे साथ 40 लोग और लगे हुए हैं, तो और खर्चा बढ़ेगा, उन 40 लोगों की भी पेमेंट बनेगी, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है? तो एक प्राइम नंबर का पता लगाना है, तो क्या करो, 2 से स्टार्ट हो जाओ और डिवाइड करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक हमारा प्राइम नंबर तक ना पहुँच जाए। ठीक है? 7 तक पहुँचने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 सबसे डिवाइड कर दिया। अगर नहीं हो रहा था वो, इसका मतलब प्राइम नंबर निकला। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? उसके आधे से, उसके हाफ से करो, क्योंकि बाकी तो फिर उसका डबल ही होने वाला है। तुम सोचो, एक नंबर है 6, ठीक है? 6 का आधा होता है 3, तो तुम 2 और 3 से ही डिवाइड करके देखो 6 को, क्योंकि तुम 4 से करोगे तो 4 दूनी तो 8 होता है, तो 4 के पहाड़े में 6 कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करो, आधे से डिवाइड करो, बनता है। या फिर तुम स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट ऑफ द डिविडेंड, उस नंबर का स्क्वायर रूट से। ठीक है? 49 का अगर हमें चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं, तो 7 तक जाके देखना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि तुम 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लो और सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करके देखो, तो तुम्हारी झंझट ही खत्म। जो बंदा 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा, वो 4 के में कैसे आएगा? है ना? तो हमारे बहुत से नंबर बच जाएँगे। तो तुम देख रहे हो सारे मेथड में क्या-क्या हो रहा है, प्राइम ही निकाला जा रहा है, मगर एफिशिएंट कौन-सा है? पहला वाला मेथड देखो, बहुत सारे नंबर लगेंगे उसमें। तुम, अगर मैं बोलूँ कि 100 जो 100 नंबर है वो प्राइम है या नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से, 4 से, 99 से, मतलब देख रहे हो कितने सारे नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे तुम एक्ज़ैक्टली हाफ कर दे रहे हो, तो उससे कम कंप्यूटेशन लगी, है ना? तो कह रहे हैं कि सेकंड वाला जो है, अ, देखो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। सेकंड वाला क्या कर रहा है, मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें आधे नंबर है। थर्ड वाला तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, रूट स्क्वायर रूट से कर रहे हैं। फोर्थ वाला क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो सबसे कम काम लगेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मगर इससे क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को रखना भी तो है। उन प्राइम नंबर की एक लिस्ट बनाएंगे अपन, तो उन सबको रखना भी होगा। तो बट दिन दिस मेथड वी रिक्वायर टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फर्स्ट, और जिसकी वजह से वो मेमोरी ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्म्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? यही चीज़ हम बीटेक या उसमें पढ़ते हैं, आगे कंप्यूटर साइंस में। तो अगर वो, द चॉइस ऑफ एल्गोरिथम ओवर अनदर इज डन डिपेंडिंग अपॉन हाउ एफिशिएंट दे आर टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, या फिर मेमोरी कितनी यूटिलाइज कर रहा है। कम मेमोरी में हो रहा है तो अच्छी बात है, कम टाइम में हो रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है? ट्रेड ऑफ होता है कि कौन सा, कभी कभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बहुत सारा स्पेस होता है, तो वो सभी देख सकते हैं। कोडिंग, वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज्ड, इट शुड बी कोडेड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहीं पे आता है कि अब एल्गोरिथम वगैरह बना ली, बहुत कुछ देख लिया हमने, अब कोडिंग पे आ जाते हैं। तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। द ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोड बाय सिंटेक्स। सिंटेक्स होते हैं, सिंटेक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर दैट गवर्न द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन लैंग्वेज। किस तरह से एक सिंटेक्स लिखा जाएगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, स्पेलिंग से लेके लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया, कभी कॉलन लगा दिया, पंक्चुएशंस क्या है, ये सब मैटर करता है। तो मशीन लैंग्वेज या लो लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 से कंसिस्ट करती है। ठीक है? प्रोग्राम अगर तुम 0 1 में लिखोगे तो कंप्यूटर झट से समझ लेगा, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। मगर हाई लेवल लैंग्वेज की फ़ायदा क्या होता है कि पहले तो ये ह्यूमंस के लिए ईजी होती है, डील विद ह्यूमंस कैन ईजिली डील विद हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरा, इट कैन बी, मतलब उसको यूज, ईज ऑफ यूज़ है, मतलब पोर्टेबल है, दे कैन बी पोर्टेबल। ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेज क्या है, पोर्टेबल रहती हैं, हम अलग अलग कंप्यूटर्स में लिटिल टू नो मॉडिफिकेशन के साथ, मैं अभी तुम्हें अपनी पाइथन फाइल शेयर करूंगा तो तुम अपने कंप्यूटर में भी रन कर सकते हो। और लो लेवल प्रोग्राम कैन रन ऑन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? लो लेवल वो हार्डवेयर, वो उसके बेसिस पे ही बैठ के बनते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के बेस पे बनते हैं, पोर्टेबल नहीं है। तो वैरायटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, फोर्ट्रैन, सी, जावा मैंने बताया ये सब, ठीक है, पाइथन भी अपनी है, इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। याद आया चैप्टर 1, सोर्स कोड पढ़ा था।
वी नीड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग अ कंपाइलर या इंटरप्रेटर, अगेन चैप्टर 1। तो यहाँ लिखा भी हुआ चैप्टर 1 का यूज़ करा है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल एंड चूजिंग द वन सुटेबल फॉर आवर रिक्वायरमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स पे देखा जाता है, ठीक है, हमें किस में करना है। कुछ कंपनीज जावा में कोड करती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वी नीड टू डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन वुड बी अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल है तो हमें उसमें मोबाइल के फ्रेंडली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कॉटलिन हो गया या फ्लटर हो गया, वेब एप्स बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप फॉर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो सर्टेन हार्डवेयर, ठीक है। एंड्रॉयड अगर डिवाइस के लिए हम कोई ऐप बना रहे हैं तो एंड्रॉयड फ्रेंडली होना चाहिए। आईओएस के लिए अलग जाएगा, टेलविंड जाएगा, स्विफ्ट जाएगा, ठीक है। बिसाइड प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड ओनली, टेलविंड नहीं सॉरी, जो टेक्निकलिटी में जा रहे हैं स्विफ्ट रहता है उसके लिए। नॉट ओनली टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल और वेब ब्राउजर, बट इट ऑल्सो बी रिटर्न फॉर एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए, याद है, माइक्रो कंट्रोलर के लिए, जैसे कि डिजिटल वॉच हो गई या MP3 प्लेयर हो गया, तो इसके लिए भी प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। इन सच केसेज वी हैव टू लुक फॉर द अदर स्पेसिफिक स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग टूल्स और समटाइम राइट प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज। ऐसा भी हो सकता है असेंबली लैंग्वेज में लिखना पड़े, ठीक है। तो वो डिपेंड अपॉन किस तरह का सिस्टम हम बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अच्छा, डीकम्पोजिशन यहाँ आ गया, ठीक है। मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था मगर वहाँ पे सिलेक्शन रिपीटिशन ही था, ध्यान रखना। फ्लो ऑफ कंट्रोल जब करोगे तो वो 3 चीज़ें लिखना, पहला सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। डीकम्पोजिशन क्या कह रहा है, समटाइम प्रोग्राम में भी कॉम्प्लेक्स, एक प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं जाते, हम उसको सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने टिकट बुकिंग की बात की, तो ये हमारा रेलवे रिजर्वेशन है, तो हम इतने कॉम्प्लेक्स को कैसे समझेंगे। कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, क्या है, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन से स्टेशन है, कितने बर्थ हैं, रिजर्वेशन की मतलब कितने लोग वेटिंग लिस्ट में, कितने लोग ने टिकट बुक कर दिया, किसने कैंसिल करी है, किसने रिफंड मांगा है, कितना स्टाफ पड़ा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में बिलिंग से लेके बहुत सारी डिटेल है। एक पटरी पे 2 ट्रेन तो नहीं जा सकती, तो एक को रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। फूड सर्विसेज सब कुछ देखेंगे तो हम पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। तो ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स आल्सो मीन दैट ईच सब प्रॉब्लम कैन बी एग्जामिन्ड इन डिटेल। ब्रेकिंग डाउन करेंगे तो हर प्रॉब्लम पे काम करा जा सकता है। तो एक्चुअल कंपनी में यही होता है कि हर एक सब प्रॉब्लम पे एक टीम के एक एक बंदा काम कर रहा होता है, इसलिए उसको कंपनी में इतने सारे लोग हायर होते हैं। तुम सोचते हो कि अमेजोन में लोग काम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बनी तो ही है, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी एक एक फंक्शनैलिटी पे एक एक टीम काम कर रही होती है। तो डिफरेंट टीम वर्किंग ऑन सब प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो भी एडवांटेजेस बिकॉज वो एक्सपर्ट, मतलब तुम्हारी टीम एक्सपर्ट है एक चीज़ में। मान लेते हैं अमेजोन प्राइम में किस कैसे वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, तुम्हारी टीम इसमें एक्सपर्ट है, तो तुम्हें वैसा ही काम मिल जाएगा और तुम उसको और अच्छे से कर दोगे क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तुमने पहले देखी हुई है, ठीक है। तो दे आर मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व यूजिंग डीकम्पोजिशन, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम देख लो, मतलब बहुत सारी, इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, स्कूल में कौन इवेंट करेगा, ठीक है, म्यूजिक वाला कोई संभाल रहा है, क्लास मॉनिटर सब कुछ मैनेज कर रहा है, लीडरशिप दिखा रहा है, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब में ही हमारी डिकम्पोजिशन चलता है। वंस द इंडिविजुअल सब प्रोग्राम्स आर सॉल्व, उसके बाद नेसेसरी टू टेस्ट देम फॉर देयर करेक्टनेस, उसके बाद चेक भी करना जरूरी है। उसके लिए एक टीम बना सकते हो जो कि होती है क्वालिटी एंड एश्योरेंस की, है ना, कि पता लगाएं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया वो सही है हर पैरामीटर पे या नहीं, है ना। एक अच्छे पॉइंट था, मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ये वाला, कि जो हावर्ड रफा थे, इन्होंने बताया था डिकम्पोजिशन के बारे में कि एक डिवाइड एंड कन्क्वर का हिस्सा है। पहले इनको तोड़ो, उसके बाद विजय हासिल करो। जैसे अभी हमने ये ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम का देखा था, डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स, गेट वन थिंकिंग स्ट्रेट इनटू दिस सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो छोटे छोटे चंक्स में, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं EMRS का सिलेबस कराऊंगा तुम्हें, और NCERT भेजते हैं, NCERT के क्लास 11th के 11 चैप्टर हैं, मेरे को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के कंटेंट बनाना पड़ता है, और तुम्हें मैं स्पीड अप करके दिखाता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मतलब शॉर्ट उसमें से कटिंग करके एडिटिंग करके, तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा। मगर मैं क्या करूँ, एक टाइम पे एक चैप्टर पकड़ रहा हूँ, दिस इज हाउ इट इज़ डन, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स में तोड़ो, उसके बाद उन सबको लॉजिकल ग्लू से जोड़ दो। लॉजिकल ग्लू क्या, हमारा EMRS की प्रिपरेशन है, या NVS की EVS की। समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिजाइन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन विच विल लीड टू डिजायर्ड रिजल्ट इफ फॉलोड करेक्टली। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, कौन सा, फाइनाइट प्रोसीजर है, ठीक है। फाइनाइट स्टेप्स के साथ एल्गोरिथम आर हैव अ डेफिनेट बिगनिंग और डेफिनेट एंड होता है, स्टार्ट और स्टॉप होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगली लाइन में लिख दिया गया है, जरूर लिखने वाला पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो ठीक है, एक ऑपरेशन को जिसको फॉलो करा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अ गुड एल्गोरिथम विच इज प्रैक्टिस प्रिसाइज सॉरी यूनिक एंड फाइनाइट रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। देख रहे हो, इन्होंने सारे कैरेक्टर एक लाइन में डिफाइन कर दिए। जब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम तो यही सब था, प्रिसाइज होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनपुट मिलता है, आउटपुट, कितना बढ़िया तरीके से लिख दिया। इसलिए समरी पढ़ना जरूरी है। इन ऑर्डर टू राइट इफेक्टिव एल्गोरिथम वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनपुट, प्रोसेस द टू बी फॉलोड एंड डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। एक अच्छी एल्गोरिथम लिखना है तो हमें इनपुट पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, साथ में आउटपुट क्या चाहिए। येस और नो लिख दोगे तो क्या फायदा, येस यू कैन वोट तो समझ में आ रहा है कि हाँ हम वोट कर सकते हैं, ये सब। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम ग्राफिकली यूजिंग द बॉक्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ठीक है, बात हो चुकी है। रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल,
और एरो से कनेक्ट करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल मेंटेन करते हैं। एल्गोरिथम वेयर ऑल द स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इज सेड टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं वन और द अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशन। स्कूल जाना है, अगर तुम्हारा ट्रैफिक लगा है तो तुम जंगल के रास्ते शॉर्टकट से चले जाओ। द एल्गोरिथम में हैव सर्टेन स्टेप्स। अच्छा, रिपीटिशन वाला भी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको आइटरेटिव कहते हैं। ठीक है, आइटरेटिव ध्यान रखना, आइटरेट करना मतलब फॉर का लूप लगा रहे हैं, पहली बार चला, दूसरी बार चला, आइटरेट हो रहा है। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो बताया ना, अभी हमने देखा था प्राइम नंबर के लिए 4 अप्रोचें थी, अगर हमें उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी एफिशिएंट है। द चॉइस ऑफ एल्गोरिथम शुड बी मेड ऑन अ बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी बात हो चुकी है, किस तरह का कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन ज़्यादा स्पेस ले रहा है, सब बात हो चुकी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये वाला, ये तुम बहुत बेसिक सा है ना, तो इससे पता चल रहा है कि फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई भी स्यूडो कोड पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं में से भी आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, मगर कुछ क्वेश्चन देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला, जिसको नहीं पता है वो डायरेक्टली जाके भी देख सकता है। ये थोड़ा रुक जाओ, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट अ स्यूडो कोड दैट रीड टू नंबर एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन। क्या बोला, दो नंबर पकड़ो, उन दोनों को डिवाइड कर दो और बता दो भाई क्या रिमाइंडर आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये 4 को 2 से ऐसे करके 2 आ गया। अब यहाँ इन्होंने क्या बोला, स्यूडो कोड बोला है, और हमने क्या कर दिया, पाइथन में लिख दिया। यही चीज़ है, स्यूडो कोड डिफाइन नहीं होता तो लोग कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, एक देखो ये वाला, देखो इनपुट हम पहला नंबर लेंगे, इनपुट हम दूसरा नंबर लेंगे, कंप्यूट हम करेंगे क्वोशिएंट इक्वल टू नंबर बाय 2, और प्रिंट कर देंगे क्वोशिएंट। यही है हमारा स्यूडो कोड छोटा सा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर ले लिए। अब तुम स्यूडो कोड लिखना है तो स्यूडो कोड लिख दो, इसको भी समझ लेते हैं। फ्लोट करके इनपुट हमने 2 नंबर ले लिए, नंबर 0 है तो एरर डिविजिबल बाय, मतलब 0 से अलाउड नहीं है, और 2 नंबर कोड करके हमने प्रिंट कर दिया क्वोशिएंट। सिंपल। अगला है स्यूडो कोड लिखना है, फिर से हमने यहाँ कोड लिख दिया, मगर तुम आइडिया समझ जाओ कि 5, देखो मल्टीपल ऑफ 5 पता लगाना है, और 10 और 25 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, स्यूडो कोड ही है एक तरह से, मगर पाइथन में डायरेक्टली लिख रखा है, तो तुम स्टेप्स वाइज इसको बना के लिख सकते हो। डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, स्टार्ट हमारा 10 है, एंड 25 है। अब तुम्हें पता है पाइथन में क्या होता है, एंड में से एक कम करा जाता है, तो हम पहले से ही 26 का कर देते हैं, जिससे कि वो 10 से लेके 25 तक देखे। और अगर 5 का मल्टीपल है, यही तो होता है 5 का मल्टीपल, मतलब कि 5 से डिवाइड करा गया तो मॉड्यूलस करा गया, तो 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 5 का डिविजिबल है। इसका स्यूडो कोड बना के लिख सकते हो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लूप दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, एक लूप का एग्जाम्पल दो, तो यहाँ लूप का बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल दे दिया, तुम कोई सा भी लूप बना सकते हो, कोई घाई नहीं है। मतलब तुम, वो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा था ना कि 5 नंबर इनपुट कर रहे हैं, उसके लिए भी तुम लूप बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि एक जैसे 11 से 16 तक है, तुम्हारा पहला सेट आई जो है हमने 11 कर दिया, और फॉर आई का लूप चला गया 11 से 16 तक, प्रिंट कर दो आई को, तो 11 12 13 14 ऐसे करके चलेगा नंबर। ठीक है, फिर लूप एंड कर देंगे। अगले, राइट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट 4 नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम। तो इन्होंने क्या करा, सॉर्ट कर दिया, 4 नंबर ले लिए, इनपुट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, माइन लिस्ट का -1 ले लिया, यानी फोर्थ वाला। ये फोर्थ वाला तो नहीं, सॉर्ट करने के बाद जो भी सेट होगा, और 0 बोल दिया तो हमने पहले वाला। ठीक है, या तुम डायरेक्टली वो वाला कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, 2-3 नंबर्स का कौन बड़ा है ABCD में से। कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, सॉरी, कंडीशनल्स पता लगाते हैं, वही ट्रू फॉल्स या फेल्स वाला, आउटपुट आएगा कि नहीं, क्यों जरूरी होता है प्रोग्राम में। इन प्रोग्रामिंग कंडीशनल आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द कंडीशंस टू वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट। तो देयर आर वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू एवेलुएट द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इनपुट और आउटपुट, कंडीशन दे देंगे तुम्हें, और किस तरह से वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है वो देखेंगे। मान लो अगर यूजर पेरीमीटर निकालना चाहता है तो उसका अलग फॉर्मूला है, एरिया निकालना है तो उसका अलग फॉर्मूला है, तो वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे काम चलेगा। तो जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट गिव अस आउटपुट इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स विच इज नोन एज बूलियन वैल्यू। पता है ना, बल्ब चालू है तो ठीक है, खराब है तो नया लाओ। तो कंडीशनल आर रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम टू चेक वेदर द वैल्यू सेटिस्फाइड विद रिक्वायर्ड आउटपुट और नॉट। ठीक है, बोलो ना वाई दे आर रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो पता लगाएंगे कि जो आउटपुट चाहिए उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, 2 फ्रेंड ने डिसाइड करा टू गेट अ केक। अब देखो 5 बार टॉस होगा, कहाँ लिखा है 5 बार, हाँ 5 बार कॉइन टॉस होगा, आखिरी पीस केक का बचा है। अगर सिक्के में सिक्के में 1 आता है, मान लो सिक्के में 1 और 2 फ्लिप हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को मिलेगा, मतलब सिक्के में अगर 1 आता है तो पहला आदमी जीता, सिक्के में 2 आता है दूसरा आदमी जीता, तो जो सबसे ज़्यादा बार जीतेगा, 3 बार जो जीत गया उसको केक मिल जाएगा। तो यहाँ इन्होंने पाइथन का प्रोग्राम लिख रखा है, तो ये एक फंक्शन कहते हैं इसको। देखो यहाँ स्यूडो कोड बोला है, एल्गोरिथम बोला है ना, तो स्यूडो कोड बना सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम लिख रखा है, मैं स्यूडो कोड भी दिखा दूंगा तुम्हें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। प्रोग्राम देख लो, एक फंक्शन बना दिया इन्होंने, दोनों के स्कोर को 0 रखा, और कितने फ्लिप्स करने हैं। देखो अच्छा तरीका यही है, यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में 5 दे रखा है,
अगर फ्लिप इन फ्लिप्स यानी 5 फ्लिप है, अगर फ्लिप 1 है, 1 आ रहा है तो हमारा पहले का स्कोर बढ़ जाएगा वरना दूसरे का स्कोर बढ़ जाएगा। कोई भी जीतता है, अगर मान लो जिसके 3 आ गए तो प्लेयर 1 विन, दूसरा जीता तो दूसरा विन। ठीक है, ऐसा केस होगा नहीं, टाई होगा नहीं, नो प्लेयर 1 आफ्टर 5 फ्लिप, कोई ना कोई तो जीतेगा ही, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। ये रिजल्ट जो है, जो भी रिजल्ट आने वाला है वो डिटरमाइन विनर नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर फ्लिप कितने करने हैं, 5 करने हैं, तो इससे कॉल हो जाएगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, जो पाइथन को, वरना मैं पाइथन समझाऊंगा तब देख लेना। तो अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में सूडो कोड कैसे लिखना है। तो ये देखो, ये केक फ्लिप वाली प्रॉब्लम है। स्टेप 1 के इनपुट दोनों के फ्लिप कर दिए, अगर बोथ फ्लिप्स आर हेड, प्लेयर 1 गेट द केक। अगर बोथ फ्लिप्स आर टेल, देन प्लेयर 2 गेट द केक, नहीं तो चैरिटी में दे देंगे। इन्होंने कुछ ऐसा सा बना दिया। तो तुम सीडो कोड इस तरह से लिखना, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सीडो कोड लिखना सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं। तो ऐसे लिख देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ गया राइट एंड एल्गोरिदम बोला गया है। अब इन्होंने क्या करा, अच्छे से इस बार सूडो कोड लिखा है, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पाइथन डाल दिया है, मगर चलेगा इतना, क्योंकि स्टेप वाइज लिखा हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है, तुमने घर वालों से, अपने पापा दादा अंकल सबसे पैसा मांगा, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, तो तुम्हें 200 जमा करने हैं, मतलब कलेक्ट करने हैं। यहाँ लिखा है इनिशियल, पहले हमारा टोटल अमाउंट जीरो रहेगा, कोई पैसा नहीं मिला। कंटिन्यू कलेक्टिंग मनी अंटिल द टोटल अमाउंट, कम से कम 200 रुपये होना चाहिए टोटल अमाउंट। वाइल टोटल अमाउंट 200 से कम है तो हमारा एक लूप चलेगा, ये पूरा समझना बात को। जब तक 200 नहीं हो जाता हम ये सब करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू कलेक्टिंग मनी, पैसा लेते रहेंगे, बोलेंगे कि भाई साहब डोनेट कर दो 10 20 50 के नोट में से। चेक करेंगे, अगर 10 20 50 के नोट हैं तो हम उसको डोनेशन में ऐड कर देंगे और प्रिंट कर देंगे करेक्ट, मतलब अभी कितना पैसा इकट्ठा हुआ। नहीं, अगर वो 10 20 50 के नोट नहीं निकले तो बोलेंगे भाई अच्छे अच्छे 10 20 50 के नोट दे, इनवैलिड डोनेशन अमाउंट मत दे। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का मत दे। फाइनल के जब वाइल का लूप खत्म हो जाएगा, मान लो वाइल का लूप पता है कब खत्म होगा, जब पैसा हमारा 200 पहुंच जाएगा, तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ 200 हैज़ बीन रीच्ड, 200 बन गया है भाई। अच्छा, अब आते हैं एक और सूडो कोड लिखने पे। ये अच्छा सा सूडो कोड लिखा हुआ है इस बार, है ना, सब कुछ अच्छा है। बोला गया है कि तुमने क्या करा, एक सामान खरीदा और उसकी क्वांटिटी खरीदी, दोस्तों के साथ तुम ओल्ड मॉन्क पीने चले गए, या कुछ अच्छा बनाते हैं फ्रूटी पीने चले गए। ठीक है, तो एक फ्रूटी 10 रुपए की, एक तुम 10 दोस्त गए थे, ठीक है, तो तुमने पीली फ्रूटी वगैरह वहाँ साथ मिलके, और 5% का टैक्स लग गया जीएसटी का। तो बताओ टोटल बिल कैसे आएगा, तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो कितने रुपए की फ्रूटी थी, स्टेप 1 के इनपुट द प्राइस ऑफ आइटम, तो प्रिंट करके हमने लिख दिया एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। प्राइस जो है हमने रीड कर दिया इनपुट को। ठीक है, एक प्राइस नाम का वेरिएबल है, उसमें स्टोर हो गया कि कितने रुपए की फ्रूटी थी, 10 रुपए की। इनपुट द क्वांटिटी ऑफ आइटम, 10 दोस्त थे तो हमने क्वांटिटी भी एंटर कर दी, 10 दोस्तों ने 10 रोटी भी, तो टोटल बिल क्या आ गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मगर जीएसटी अलग से ऐड करना है 5%, यानी 5/100 यानी 0.05 का, तो टोटल बिल में जीएसटी इतना आ जाएगा। अब टोटल पैसा कितना लगा, हमारा बिल में जितना जीएसटी ऐड कर दोगे तो भाई वो टोटल पैसा हो जाएगा। तो अब कैसे उन्होंने शो करा कि बिना जीएसटी के टोटल पैसा इतना लगा है, मगर जीएसटी सरकार की वजह से क्या हुआ, 5% का इतना जीएसटी लग गया। गुस्सा आ गया बच्चों को, पार्टी करने आए थे, इतना इतना सारा जीएसटी देना पड़ रहा है। तो टोटल बिल इंक्लूड जीएसटी, इसमें सेस और सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है, वो सब नहीं लिखना, मगर इतना समझ में आता है हमें कि टोटल बिल विद जीएसटी हमारा फाइनल आंसर है। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप करा है, और सीडो कोड इसी को कहते हैं। एनसीईआरटी वाला तरीका देख लिया तुमने, ये तरीका भी अपना सकते हो, स्टेप वाइज लिखोगे और स्टेटमेंट्स लिखते रहोगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, राइट द सीडो कोड परफॉर्मिंग द फॉलोइंग। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, अच्छा कितने, 3 ही है, कंप्यूटर, मैथ्स और फिजिक्स। 100 नंबर का होता है, तो हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के मार्क्स आए हमने नोट कर लिए, मैथ्स के कितने आए नोट कर लिए, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एंटर द मार्क्स ऑफ, ये हम यूजर को पूछेंगे, फिजिक्स के मार्क्स बताओ, प्रिंट कर लिए। एग्रीगेट करने के लिए क्या है, इन सबका सम कर दो, और किसने से डिवाइड करेंगे, 300 से। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, 300, 300 क्यों, क्योंकि हर एक 100 100 नंबर का था, तो टोटल मार्क्स जो है 300 हो गए। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल मार्क्स इंटू 100, है ना, तो परसेंटेज, और हमने एग्रीगेट सब निकाल दिया, एग्रीगेट मार्क्स आ गया, एग्रीगेट मार्क्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, ऊपर। और परसेंटेज हमारा यहाँ पे आ गया, सिंपल। ठीक है, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टोटल मार्क्स को डायरेक्टली यहाँ पे 300 लिख सकते थे, जैसे एनसीईआरटी में 5 से डिवाइड कर दिया था वहाँ पे उन्होंने, है ना, 5 नंबर का एग्रीगेट निकालने के लिए। तुम ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये वेरिएबल लेके करना भी अच्छा है, अच्छी बात है, तुम्हारे स्टेप्स दिखेंगे, अच्छे लगेगा कि बंदे ने 4 नंबर में लिखा है ये सब। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 2 डिफरेंट नंबर, ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं, कौन सा बड़ा है पता लगाना है। स्टेप 1 क्या है, पहला नंबर एंटर करो, स्टेप 2 क्या है, दूसरा नंबर एंटर करो। देखो ये लिखी हुई बातें हैं, मगर तुम पॉज करके, अगर अभी तुम हवा में तुम्हें लग रहा होगा आसान है, मगर तो तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो एक बार खुद से लिखना, भले ही बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 नंबर में से जो भी बड़ा है, अगर नंबर 1 बड़ा निकलता है तो उसको उसको ग्रेटेस्ट कह दो, और नंबर 2 को ग्रेटेस्ट कह दो, और लास्ट में एंड इफ कर दिया। मगर ये लिखना जब लिखोगे बैठ के, तब एक बार समझ में आएगा तुम्हें कि अच्छे से क्लैरिटी है कि नहीं। तो स्टेप वाइज दिमाग में आएगा। स्टेप 1 है, पहला इनपुट रीड करना,
प्रिंट करना कि पहला इनपुट रीड करवाओ, उसके बाद हमने नंबर 1 में स्टोर करवा दिया वो एक वेरिएबल में, जो हमें इनपुट मिला। सिमिलरली हमने दूसरे के साथ करा। थर्ड स्टेप हमारा कंपेयर था दोनों को करने का। पहला अगर ज़्यादा बड़ा निकला तो पहला इज़ द ग्रेटेस्ट, प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर इज़ नंबर 1, एल्स नंबर 2। राइट एन एल्गोरिथम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग। अच्छा, सिंपल है कि अगर 5 से 15 के बीच में है तो ग्रीन कलर बता दे, 15 से 25 के बीच में तो ब्लू कलर बता दे। ठीक है, वही है जैसे वोट देने वाला था। इन दोनों के बीच में तो ऑरेंज कलर, वरना अगर कोई और नंबर आता है तो ऑल कलर आर ब्यूटीफुल। तो इनपुट ले लिया, अगर 5 से 15 के बीच में है तो ग्रीन, 15 से इतने के बीच में है तो ब्लू, 25 है, ठीक है, ये 225 नहीं है, ऑरेंज ऑल कलर। सिंपल था। एल सिफ लगाना है, बिटवीन बोला हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले डिस्प्ले द टोटल। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है तुम्हारे। क्या कह रहा है कि तुम दोस्त लोग क्या एक जगह पे रह रहे हो, रेंट करके एक BHK खरीद रखा है तुमने। तो क्या होता है, बिजली का पैसा देना पड़ता है, पानी का पैसा देना पड़ता है, तो ये पानी की मोटर का पैसा है। ठीक है, तो पहले 100 यूनिट का क्या 5 रुपये पड़ रहा है, फिर अगर उसके नेक्स्ट देख रहे हो, नेक्स्ट का कहने का मतलब क्या है, अगली 150 यूनिट के 10 रुपये पड़ रहा है। अगर 250 के पार जा रहा है, 250 के अबव जा रहा है, देन वी हैव टू गिव 20 पर यूनिट। तो हम क्या करते हैं, पहले 250 के अबव वाले समझ लेते हैं, उसके बाद ये अलग से 75 रुपीज़ भी मांग रहे हैं मीटर के चार्जेस, तो ठीक है बाद में ऐड कर देंगे। तो देखो इनपुट करा, हमारा बिल अभी जीरो है फिलहाल। अगर यूनिट 250 से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज दे हैव सेड 20 पर यूनिट। नहीं तो अगर 100 से कम है ना, 100 से कम है 5 लग रहा है, तो हमने 5 कर दिया। लास्ट वाला केस देखो, 250 से ऊपर भी नहीं है, 100 से कम भी नहीं है, यानी कहाँ पड़ गया इस वाले, 100 से ज़्यादा पड़ रहा है, यानी 100 से कितना भी ज़्यादा पड़े वो इस कैटेगरी में आएगा 10 पर यूनिट में। तो वहाँ पे क्या होने वाला है ये समझना। पहले 100 के लिए तो 5 पर यूनिट पड़ रहा है, 5 रुपये पर यूनिट, ठीक है, रुपये मान लेते हैं। 5 रुपीज़ पर यूनिट फॉर फर्स्ट 100। आफ्टर दैट इट इज़ यूनिट माइनस 100, मतलब कितना भी पड़ा है, मान लेते हैं कि अगर 120 भी पड़ा है, तो वो 20 के लिए हमें, नेक्स्ट 20 के लिए हमें 10-10 करके देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आया? ठीक है, तो हम एंड कर देंगे ये सब बिल कंप्यूट करके, लास्ट में हम 75 जोड़ देंगे फॉर मोटर चार्जेस, देन टोटल बिल विल बी प्रिंटेड। राइट द स्यूडो कोड फॉर द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है, 5 से छोटे छोटे करते करते 1 तक जाओ, ठीक है, 0 पे मत चले जाना वरना 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, जोड़ना मीन्स सॉरी मल्टीप्लाई करना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें कि जो भी नंबर है वहाँ तक पहुँच गए, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहते हैं, और जैसे उस नंबर तक पहुँच गए वहीं रुक जाओ, बाकियों को मल्टीप्लाई करते रहो। यही इन्होंने एक्जैक्टली किया है। फैक्टोरियल को 1 ले लिया क्योंकि अब हमें प्रिंट यही करना है, और एक आई नाम का हमने वेरिएबल बना दिया फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके, ये है ना, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 करते रहेंगे, आई बढ़ाते रहेंगे। तो आई अगर जब तक नंबर से छोटा आ रहा है, तो देखो यहाँ बराबर भी चलेगा, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 5 भी खुद मल्टीप्लाई होता है। तो हम डू वाइल का लूप चला दिया इन्होंने, फैक्टोरियल में आई को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं आई को बढ़ा बढ़ा के। देखो क्या कह रहे हैं, फैक्टोरियल शुरू में 1 था, आई भी 1 था, तो 1 × 1 ठीक है। अब आई बढ़ा दिया, एक आई को 2 कर दिया, अब 1 × 2 ठीक है। फिर आई 3 हो गया, 1 × 2 × 3, फिर 4, फिर 5। तो जब तक ये नंबर के बराबर, दैट इज 5 के बराबर ना आ जाए, क्योंकि इक्वल टू भी है, हम ये सब करते रहेंगे मल्टीप्लाई, और लास्ट में हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये था वो बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं है, तुम्हें बस इसको थोड़ा बेटर करना है। इस एल्गोरिथम में क्या दिक्कत है, सुबह उठ रहे हो, गेटिंग रेडी, टेक लंच बॉक्स, बहुत कुछ हो रहा है, ब्रश वगैरह नहीं करा तुमने, तो वही कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टीथ को एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। ठीक है, अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, ये आने आएगा नहीं है हमारे इसमें, ये थोड़ा इग्नोर करते हैं इसको। हाँ, अच्छा, कह रहे हैं कि हमने एल्गोरिथम तो लिख दी है, मगर थोड़ा गलती बताओ इस एल्गोरिथम में क्या है। कह रहे हैं कि अगर नंबर 9 से छोटा है तो सिंगल डिजिट है, डबल, अगर 99 है तो, 99 से छोटा है तो डबल डिजिट है। अगर तुम देखो कि अगर 9 आ गया, तब क्या करेंगे, देखो वेरीफाई फॉर दिस, ठीक है, 5 आ गया तो ठीक है सिंगल डिजिट है, क्योंकि 5 9 से छोटा है। मगर 9 आ गया या 99 आ गया, 99 आएगा तो फिर क्या, नंबर 99 से छोटा तो नहीं है ना, बराबर है, तो उस केस में वो बिग हो जाएगा। या 9 आएगा तो सिंगल डिजिट नहीं होगा, वो डबल डिजिट चला जाएगा। समझना बात को, 9 जो है, 9 इज नॉट स्मॉलर देन 9, 9 इज इक्वल टू 9। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, एंड देन ही विल गो टू, आई मीन द कोड विल गो टू एल्स इफ नंबर। तो वहाँ पे 9 छोटा रहेगा 99 से, तो डबल डिजिट दिखा देगा। तो इस कोड को करेक्ट करो। तो हमने कोड को करेक्ट कैसे करा, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, यहाँ इक्वल टू लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं कि इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे बताओ क्या गलती आ रही है, इस ये एल्गोरिथम कब फेल हो जाएगी और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें पॉजिटिव नंबर चाहिए अप टू 100। तो अगर तुम 0 डालोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसमें देखो 0 के इक्वल टू कर रखा है इन्होंने। अब बोला क्या है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं भाइयों और बहनों, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 तो नहीं है, तो इन दैट केस 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड। 100 इंक्लूड होगा, हाँ होगा।
अप टू 100 बोला है ना, तो 100 चलेगा, यहाँ फाइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कोड में बस इक्वल टू हटा देंगे। अदर देन दैट द कोड इज द सूडो कोड इज करेक्ट। फिर मैच द फॉलोइंग में हमने बताया हुआ है, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए बनेगा, ये हमारा डेटा के लिए है, ये प्रोसेसिंग के लिए है, फिर डिसीजन के लिए है। ठीक है, डिस्कस हो चुका है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इन केस अगर आपको नहीं पता है कि एक डिजिट कैसे बनती है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ कि पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होते हैं, जैसे 371 है, तो इसमें हर एक डिजिट को पकड़ो, 3 का क्यूब करो दैट इज़ 3 3 9 3 27, ठीक है? 1 का क्यूब करो दैट इज़ 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 7 का क्यूब होता है 343, 7 7 जा 49, 7 जा 343, तो 343 प्लस 27 प्लस 1 दैट इज़ 371 करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब कर रहे हैं तो वही नंबर आ जा रहा है, ऐसे नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन कह रहे हैं फ्लो चार्ट बनाओ। दिक्कत कहाँ आ जाएगी, मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन आ गया है, तो तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। देखो 371 को थोड़ा दिमाग में डाल के रखना। 371 मतलब होता है 3 इंटू 100। दोबारा बोल रहा हूँ, 371 होता है 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, 300 में 70 में एक जोड़ोगे तो 371 बनेगा। 300 में 70 में 1 जोड़ोगे तो 371 बनेगा। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार कि तुम्हें समझ आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हमने सम को स्टार्टिंग में जीरो ले लिया, सम ही तो कर रहे हैं इन सबका, बीच में सम ही तो हो रहा है, ये देख रहे हो सम कर रहे हैं सबका। तो हमने सम को स्टार्टिंग में जीरो ले लिया, नम ले लिया हमने, और टेम्प टेम्प को नम सेट कर लिया, जिससे कि अगर हम नंबर के साथ ऑपरेशन करें तो अगर टेम्प जीरो आ जाता है यानी हमने नंबर का तोड़ मरोड़ के सब कुछ खत्म कर दिया। क्या कर रहे हैं असल में, ये चीज, इस चीज को अगर तुम समझ गया, मैं इसलिए इस पे जान लगा रहा हूँ कि डिजिट कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे ना, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तुम बताओ इसको, मेरे को अगर 1 का क्यूब निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, देखो 370 इज द मल्टीपल ऑफ 10। दोबारा बोलता हूँ, 370 इज द मल्टीपल ऑफ 10, बट 371 इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। सो इफ दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर 1 है, तो हम इस 1 का क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको इसको एक बार हमने 10 से करके देखा, अब बचा हुआ क्या है, क्या करा इन्होंने, 10 को 10 से डिवाइड ही कर दिया। अब 371 को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे, तो पहले तो रिमाइंडर आया 1, तो हमने उसका क्यूब निकाल लिया। ठीक है, दूसरा, डिवाइड करने के बाद 371 को अगर 10 से करेंगे तो 37.1 आता है, और पॉइंट की वैल्यू हम लेते नहीं इंटीजर में, तो 37 हो गया। कहने का मतलब है कि एक डिजिट ही गायब कर दी हमने। अब 37 के साथ भी वही करो, 37 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 7, क्योंकि 10 की टेबल में 30 आता है, 7 आएगा, अब 7 का भी क्यूब कर दो। इस तरह से डिजिट का काम होता है। जिसने नहीं पढ़ा है मैंने उसके लिए जोर लगाया, मगर जिनको पता है वो उनके लिए ईजी है बहुत ही। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिजिट जो है वो अरे को निकाल कैसे रहे हैं, रिमाइंडर के फॉर्म में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेरी नंबर को हमने ओरिजिनल नंबर नहीं लिया, ध्यान रखना, टेम्प इक्वल टू नम करा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यहाँ पे एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रहा है, काम प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया रखा। ठीक है, यहाँ भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो अगर टेम्प जीरो है तब तो इधर जाएगा, नहीं है तो इधर आओ। तो हमने टेम्प को क्या करा, 10 से डिवाइड करते रहे, जिससे कि ओरिजिनल नंबर पे फर्क ना पड़े, टेम्प ही छोटा होता रहे। तो क्या हुआ, 371 से पहले 37 हुआ, और सम प्लस डिजिट का, तो 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, तो सम में 1 ऐड हो गया, सम हमारा शुरू में जीरो था। फिर ये फिर से चला, क्या टेम्प हमारा जीरो हुआ, नहीं हुआ, वापस जाओ। ये बार बार पूछ रहा है इस टेम्प पे जीरो नहीं, वापस जाओ। तो 37 में फिर 7 को पकड़ा गया यहाँ से डिजिट में, डिजिट का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 हो गया, टेम्प हमारा हो गया 3। क्या 3 जीरो के बराबर है, नहीं, वापस जाओ। लास्ट में क्या करा, 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 आएगा, फिर इसमें 3 का क्यूब करके देगा, तो एट द एंड सम जो हो जाएगा वो इन सबका सम हो जाएगा। यहाँ आगे हमारा नंबर अगर सम के बराबर है तो इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर अगर सम के बराबर नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है ही नहीं, और दोनों जाके एंड हो रहे हैं। ये होप कोड समझ में आया होगा तुम्हें, आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने टाइम लेके समझाया। दोबारा बोल रहा हूँ कि स्टार्ट और एंड फ्लो चार्ट में हमेशा बनाना, बीच में डिसीजन होने वाला है। डिसीजन क्या बोल रहा है कि अगर टेम्प जीरो है, तो टेम्प जीरो होने के लिए पहले हमें सेट एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाना होगा ना। तो रीड नंबर, हमने नम नम नाम का एक नंबर रीड कर दिया जो यूजर ने दिया, सम को हमने जीरो सेट कर दिया क्योंकि जीरो सम में ही ऐड हो रहा है। लास्ट में चेक हो रहा है कि नम सम के बराबर है कि नहीं। ये देखो इफ कंडीशन एक और लगा दी, ये भी इफ ही है एक तरह से, इफ टेम्प इक्वल टू जीरो। हो गया, बना पाओगे अगर पेपर में आता है तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट।